Good evening to everyone. Today we will discuss about Union Budget, जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया है in our parliament. So we will discuss about the general basic things of in our constitutional. What is mentioned? It is an annual financial statement in which estimated receipts and expenditure of the government in a financial year. जो चीजें हैं मींस गवर्नमेंट का जो भी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर्स कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च. दिस इज द फाइनेंशियल ईयर. इस फाइनेंशियल ईयर में किसी गवर्नमेंट की क्या रिसीट्स है, मींस गवर्नमेंट को कितना मनी आया है, व्हाट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड उसमें से कितना पार्ट गवर्नमेंट ने कहां-कहां खर्च किया है. दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ बजट. बट बजट टर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ठीक है. चलो अब आ जाते हैं अपने यूनियन बजट जो अभी रिसेंटली आया है. इसकी बेसिक चीजें क्या क्या है. सो सबसे पहले तो ये बजट जो टर्म है एक फ्रांसिस का टर्म है, दैट इज बुगेट. और बुगेट मींस होता है अ लेदर बैग. तो इससे पहले एक लेदर बैग हुआ करता था कुछ इस तरीके का, ठीक है. बट नाउ इसको रिप्लेस किया गया इस बार एक टैबलेट से. तो ये मेड इन इंडिया टैबलेट है. तो अब आप कह सकते हो कि ये बजट की जगह एक यूनियन लैपटॉप और टैबलेट हो सकता है. ओके, now there are some basic information of this budget. This is the first paperless budget of our country. So किसी स्टेट पीसीएस में आपको कभी पॉइंट आ सकता है. और ये जो बजट में हमने टैबलेट भी यूज किया था, दैट इज मेड इन इंडिया, बिकॉज हमारा फोकस किस पे है? मेड इन इंडिया. एंड जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, दिस इज द थर्ड बजट जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इन आवर पार्लियामेंट. एंड दिस इज द फर्स्ट बजट आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक. तो अब ये इस टर्म का मतलब क्या है, क्यों इस लाइन को लिखा है, ये हम सबको पता है कि दिस इज द फर्स्ट बजट आफ्टर द कोविड-19. ना इसका मतलब कुछ बैकग्राउंड इसका जरूर होगा. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द बजट? अगर आप श्रीमती निर्मला सीतारमण की जगह होते तो आप किस तरीके का बजट लेके आते? आपका फोकस किस किस एरियाज पे होता? ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा व्हेन यू नो अबाउट द बैकग्राउंड. ओके, नाउ कम टू द मार्च 2020. आई होप 23rd मार्च से स्टार्ट हुआ था. 23rd मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और उससे पहले स्टार्ट हुआ था. Am I true or wrong? हेलो. सो 23rd मार्च से जब लॉकडाउन स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट क्या हुआ कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के ऑफिसेस थे वो सारे क्लोज हो गए. और उसके कारण कई लोगों को क्या हुआ, उनकी जॉब्स गई और अनएम्प्लॉयमेंट उससे इंक्रीज हुआ. एंड ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, लोगों के पास इनकम नहीं आएगी. अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन और ग्रोथ इन द इकोनॉमी वो रुक गई. इवन हमारी इकोनॉमी माइनस में गई. ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है इन दिस केस, इन दिस लॉकडाउन. सो जस्ट आफ्टर द कोविड क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है बजट की, और क्या किस चीज के ऊपर फोकस हो सकता है? हमारा फोकस होगा जो हमारी ग्रोथ नेगेटिव में गई है इसको हमें इंप्रूव करना है एंड लेके जाना है पॉजिटिव की, सो दैट जो हमारा अल्टीमेट एम है दैट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का साइज जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए. तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो
एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस पर डालने पड़ेंगे, और उसके लिए कुछ एरियाज हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। दीज आर द एरियाज जिसके थ्रू हम अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे इस लाइन को भी लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट बजट आफ्टर कोविड-19 एंड दिस बजट, इसका जो थीम है इट इज आत्मनिर्भर भारत। हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है सो दैट जो इंपोर्ट हो रहा है हम उसको रिप्लेस कर सके बाय और विद आवर प्रोडक्शन। So it did not propose any change in personal income tax slab, ये भी एक इसके additional feature। Okay, now there are two pillars or you can say two parts of our budget जिसमें दो अलग-अलग areas को cover किया गया है। Second part covers taxation portion, और इसके अलावा जितने भी सेक्शन आ जाते हैं फ्रॉम हेल्थ, well-being, physical and financial capital infrastructure, inclusive development of aspirational India, reinvigorating human capital, research and development and innovation, minimum government and maximum governance, these are the 6 points जिसको इंक्लूड किया है इन पार्ट ए और इन पार्ट बी टैक्सेशन को कवर किया है। तो हम भी इसी तरीके से इसको कवर करेंगे, ठीक है। बजट में हम लोग क्या देखते हैं, that suppose 100 rupees is the income, 100 rupees is my income and I am the government, और मेरे पास मेरे कंट्री में बहुत सारी सेक्टर्स हैं जिसमें मैं इन्हीं 100 रुपीज को खर्च करूंगा। लाइक 50 रुपीज मैं किसी एक पर्टिकुलर स्कीम पे लगा सकता हूँ, 30 रुपीज या 40 रुपीज कहीं और लगा सकता हूँ, ठीक है। सो क्या चीज हमें दिखा रही है, 100 rupees is the resource, and in the seminar or webinar जो हमारा लास्ट वेबिनार हुआ था, I told you about the basic definition of economics, that resources are always few and limited, but our demand and desire, it is infinite, unlimited. So what should we use these limited resources? हमको इसको चॉइस करना पड़ेगा, we have to prioritize our choices, okay, so that हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे हम जो अलग-अलग डिमांड्स और डिजायर्स हैं उसमें हम एफिशिएंटली इस रिसोर्स का यूज कर सकें, ठीक है। तो इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, यही पोर्शन हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना कितना पोर्शन हमारी इनकम है, व्हाट इज द इनकम पोर्शन एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर पोर्शन। सो इन इनकम there are two kinds of receipts. First is revenue receipts and second is capital receipts. Now you can ask me, sir, what is revenue and what is capital? What is the difference between revenue and capital receipts? So revenue receipts is like an income, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट का इनकम किससे होता है, फ्रॉम टैक्स। जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास इनकम आती है। And if you are earning your the income or 100 rupees, it means आपकी liability नहीं इंक्रीज हो रही है, you are not taking any loan। कभी भी हमने लोन लिया, 100 रुपीज अगर लोन लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी को दिखाता है कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बट इन इनकम इट डज नॉट इंक्रीज और नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। हमारी लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी और जो एसेट है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ओके। सो दिस इज द रेवेन्यू रिसीट। बट इन कैपिटल रिसीट अगर हम लोन लेते हैं सपोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एसबीआई सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, डेफिनेटली कॉमर्शियल बैंक से भी वो लोन ले सकती है, बट उसे चाहिए बहुत बड़ा अमाउंट, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट जाएगी आरबीआई या वर्ल्ड बैंक के पास। तो जहां कहीं से भी लोन लिया मींस नाउ मेरी ये लायबिलिटी है, मैंने 100 और 1000 रुपीस का अगर लोन लिया है देन आई हैव टू पे विद इंटरेस्ट, सो इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सो हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग गवर्नमेंट बजट करेंगे डिटेल में इन आवर लेक्चर सीरीज।
Right now we are discussing about the recent budget. So revenue receipts जिससे कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बढ़ती, मींस गवर्नमेंट की वो अपनी खुद की इनकम है. सो ये कितना एस्टिमेट किया हुआ है? इट इज 17 लाख. ठीक है, लगभग हमको याद रखना है कि 17 लाख के आसपास है. एग्जैक्ट डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कंपैरेटिव स्टडी, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. दिस इज बजट एस्टिमेटेड बजट है, और जो कैपिटल रिसीट है इट इज 16 लाख. इट मींस रेवेन्यू रिसीट इज ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट. बस हमको ये चीज याद रखना है, हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यू रिसीट इज ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट. डेटा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा डेटा है, हम कितना याद कर सकते हैं. हेलो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, कोई चीज समझनी हो दोबारा से मैं बता सकता हूं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट. नाउ रेवेन्यू डेफिसिट पे आ गए. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे, बट बिफोर दैट हमको अभी समझना है कि जो रुपीस है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहां से आती है. रुपीस कम्स फ्रॉम इन दिस बजट पोर्शन. गवर्नमेंट के पास कहां से बजट आ रहा है, मनी आ रहा है. वन इज रेवेन्यू एंड सेकंड थिंग इज कैपिटल. रेवेन्यू एंड कैपिटल, यहां से गवर्नमेंट को मनी आता है. तो विद इन अ रुपी गवर्नमेंट को 36 पैसे कहां से आते हैं? फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज. बोरोइंग मींस गवर्नमेंट के ने किसको ज्यादा दिया हुआ है? कैपिटल को. कैपिटल रिसीट्स ज्यादा है. 1 रुपीस में सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? बोरोइंग्स का. इट मींस कैपिटल रिसीट्स सबसे ज्यादा आ रही है. सेकंड थिंग, फिर आ जाइए यहाँ पे 15 पैसे इन जीएसटी. सो जीएसटी से 15 पैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स 13 पैसे. हमें ये सीक्वेंस याद रखना है. 15 पैसे जीएसटी से सबसे ज्यादा है, देन सेकंड, थर्ड नंबर कॉर्पोरेशन टैक्स, थर्ड नंबर इनकम टैक्स, एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेशन टैक्स. ठीक है, उसके बाद आप इसको सीक्वेंस भी लगा सकते हो. यूनियन एक्साइज ड्यूटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एंड कस्टम्स. डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्या चीज है, किस तरीके से हमें करना है, बिकॉज इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट समझा जाता है. उतना डिफिकल्ट ये है नहीं. हम अपने लेक्चर सीरीज में जब इसको करेंगे, हमें सिर्फ 2 पोर्शन सेलेक्ट करके रखने हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. दीज आर द टूल्स जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स कवर कर देंगे, और उसमें पता भी नहीं चलेगा कि इकोनॉमी का बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट भी किस तरीके से टैकल हो गया. ठीक है, अब ये रुपए आया कहां से है? दिस इज अबाउट रिसीट्स, जिसमें हमने रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स दोनों को रखा है. नाउ व्हाट इज द एक्सपेंडिचर पैटर्न? दिस इज अबाउट द एक्सपेंडिचर. मींस जो 1 रुपीस हमारे पास आया था, दिस इज द इनकम. अब ये हम खर्च किस तरीके से कर रहे हैं? सो इन एक्सपेंडिचर पैटर्न यू विल सी सबसे ज्यादा जो मनी कहीं जा रहा है वो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में. अगेन इस स्लाइड को देखो, हमने सबसे ज्यादा 1 रुपी में पैसे कहां से लिए थे? फ्रॉम बोरोइंग. मींस हमने लोन लिया था. अब हम जब लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे हमें ज्यादा ही करना पड़ेगा ना. तो इसी तरीके से 1 रुपी में से सबसे ज्यादा मनी कहां जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट. क्यों? क्योंकि हमने लिया भी वहां से ज्यादा. ठीक है, देन फिर आपको मिलेगा 13 पैसे फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर स्कीम. जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्पेशली सेंट्रली सेंटर स्कीम है, लाइक मनरेगा, तो उसमें 13 पैसे इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट का. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अब 2 तरीके की स्कीम हो गई. एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेकंड इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टेट की पार्टिसिपेशन होता है लाइक 75:25. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुई.
सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका 100% फंडिंग होगी, स्टेट गवर्नमेंट की उसमें कोई भी फंडिंग नहीं होगी। बट इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 75% यूनियन गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। इट मे बी कि ये 50:50 का भी रेशो, ठीक। और इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, पेंशन आ जाती है, स्टेट शेयर और फ्रॉम 1 रुपी 16 पैसे कहां जा रहा है, स्टेट शेयर एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और विद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर क्या है, 10 पैसे। इकोनॉमिक सब्सिडीज 9 पैसे। इसमें फार्मिंग से लेके जितनी भी सब्सिडीज आ जाती हैं सबको इंक्लूड किया हुआ है, मींस फ्रॉम 1 रुपीज 9 पैसे सब्सिडीज में जा रहा है। एंड डिफेंस पे 8% मींस 1 पैसे इन्वेस्ट हो रहा है। सो दिस इज अबाउट रेवेन्यू पैटर्न एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न। नाउ deficit, fiscal deficit, revenue deficit, effective revenue deficit and primary deficit। ये होता क्या है? revenue deficit means revenue expenditure minus revenue receipts, means गवर्नमेंट की इनकम वाले पोर्शन से गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है। सपोज गवर्नमेंट के इनकम है, रेवेन्यू रिसीट इज 100 रुपीज एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज 108 रुपीज, मींस इनकम से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो 8 रुपीज का क्या होगा, डेफिसिट। एंड दिस डेफिसिट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। मोनेटाइज डेफिसिट जिसको बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, मींस गवर्नमेंट को जितना डेफिसिट होता है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट विल टेक लोन फ्रॉम आरबीआई और आरबीआई से क्रेडिट ले लेती है गवर्नमेंट, और ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिस्कल डेफिसिट इट इज टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही इसमें शामिल हो जाते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स एक्सपेंडिचर ये डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करना है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे, हमने रेवेन्यू रिसीट प्लस recovery of loans, receipts from the sale of the assets by the public sector enterprises, उसको हम जब माइनस कर देते हैं then we will get fiscal deficit। और fiscal deficit में से भी हम जब जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे कर रही है टू वर्ल्ड बैंक, आरबीआई और जहां कहीं से भी लोन लिया है, तो हमारा निकल के आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ओके, सो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज 9.5 और हमने एस्टिमेटेड कितना बनाया हुआ है कि हमको ये करना है 6.8, हमको ये रिड्यूस करना है। राइट नाउ डेफिसिट इज हाई, व्हाई, अगेन कोविड सिचुएशन को याद करो, बिकॉज ऑफ कोरोना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, और फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को मनी प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। ऐसे में होगा क्या, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है वो इंक्रीज होगा, एंड व्हेनेवर एक्सपेंडिचर बिकम्स ग्रेटर देन इनकम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेफिसिट विल इंक्रीज। दैट्स व्हाई यू विल सी कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जितने भी हैं सबका ग्राफ इंक्रीजिंग में है। सो एस्टिमेशन हम क्या कर रहे हैं कि ये हमें रिड्यूस करना है फ्रॉम 9.5 टू 6.8। क्या है ये, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इट इज 7.5%, इसको भी हमें रिड्यूस करना है 5.1%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 6.3, इसको भी हमें रिड्यूस करना है 4.1% पे लेके आना है। एंड प्राइमरी डेफिसिट इज 5.9, इसको रिड्यूस करके हमें 3.1% पे लेके आना है। Okay, so this is about the deficit trend। अब अभी हमने बात करी डेफिसिट फाइनेंसिंग की। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, 108 रुपीज, इनकम कितनी है 100 रुपीज, तो एक्स्ट्रा 8 रुपीज कहां से आएंगे? ये जो एक्स्ट्रा 8 रुपीज है, गवर्नमेंट विल टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, और वो जो 8 रुपीज का जो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले रही है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, सो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग लगातार इंक्रीज हो रहा है
फ्रॉम 2016, 17, 18, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, अब ये सीधे सीधे इंक्रीज हो रहा है। सो राइट नाउ ये बिल्कुल टॉप पे था, अब हमने इसका एस्टिमेट लगाया हुआ है कि इन दिस बजट हम इसको डिक्रीज करेंगे। ओके, सो दिस इज एस्टिमेटेड बजट। तो क्या निकल के हमारे सामने आया, what is the budget size? It is 34.83 lakh crore rupees, 34.83 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, इन transfer, establishment and other expenditure it is 20.50, while in government जो centrally sector scheme और centrally sponsored scheme है उसमें कितना जा रहा है 14.33, ठीक है, और उसमें भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कितना जा रहा है 10.52% एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जा रहा है 3.81। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो जो सेंट्रल एक्सपेंडिचर है दैट इज 10.12% और फिर उसमें इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सब्सिडीज, ये सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमको याद रखना है कि रेवेन्यू रिसीट एंड capital receipt, revenue receipt is greater than capital receipt, ये हमारे सामने था जो अभी एस्टिमेटेड बजट में हमको देखने को मिला इन द फर्स्ट स्लाइड। ये हमारा एस्टिमेशन है, बट जो रिवाइज रिसीट निकल के आया था, रिवाइज में क्या था 15 लाख और 18 लाख इज द कैपिटल रिसीट। दिस इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट, मींस हमारे पास ये एक फीडबैक आया है, दिस इज द फीडबैक। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब होता है हमारे पास ये फीडबैक आया है, और एस्टिमेशन का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है मींस फ्रॉम 2021 टू 22, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 तक हमको ये हिसाब करना है, मींस रेवेन्यू रिसीट 17 पे आ जाए और आपका जो कैपिटल रिसीट है इट विल बिकम 16 लाख। राइट नाउ क्या है, कैपिटल रिसीट इज ग्रेटर देन रिवाइज्ड रेवेन्यू रिसीट, दैट्स व्हाई हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। ओके, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? ओके, देयर इज अ कोटेशन जो मेरे टीचर मुझे बोलते थे क्लास में, more study more confusion, no study no confusion, but don't worry, it is the first class or it is just like a seminar on union budget, so कोई दिक्कत नहीं है। after my economy class you will know about everything, basic terms क्या क्या होते हैं सारी चीजें आप जान जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन पेंशन गवर्नमेंट कितना यहाँ पे खर्च करती है कितना, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे सामने हमको पता होनी चाहिए। सो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ, नाउ अभी आप देखो यहाँ पे कितना है रिवाइज्ड एस्टिमेट, इट इज 82,000। ओके, इस 82,000 को अभी हमारा यहाँ पे रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, और लास्ट ईयर 2020-21 में ये क्या था, 2020-21 में बजट एस्टिमेट हमने लगाया था 67,000 का, बट एस्टिमेट निकल के क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट मींस ग्राउंड रियलिटी क्या है 82,000 करोड़ रुपीस हुआ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोरोना के सिचुएशन के कारण यहाँ पे एकदम से जो गवर्नमेंट ने कभी हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, हार्डली 2% ऑफ जीडीपी इतना ही हमारे हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाता था, बट सडनली ये इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन, और इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, इसके लिए कितना सारा खर्च किया है गवर्नमेंट ने। सो उसके कारण ये जो एस्टिमेट है ग्राउंड रियलिटी, ये 67,000 से 82,000 इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इस बार के बजट में एस्टिमेट बनाया गया है कि हम 74,000 इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ऑन हेल्थ सेक्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको हमें हमेशा याद रखना है।
ठीक है, कि भाई इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सब्सिडी, सब्सिडी अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है, फूड सब्सिडी, तो देखो सबसे ज्यादा फूड जो सब्सिडी में भी पोर्शन है सबसे ज्यादा कहां जाता है, इन फूड सब्सिडी। इट इज 2,42,000 करोड़ रुपीस। ये कहां गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, ऑन फूड सब्सिडी। फर्टिलाइजर पे इट इज 79,000, पेट्रोलियम इट इज ओनली 12,000 समथिंग। सो फूड सब्सिडी पे सबसे ज्यादा खर्च होता है। हमें ये इस तरीके से जनरल नॉलेज लेनी है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इन जीएस पेपर इट इज जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं पूछने वाला है कहीं भी प्रीलिम्स में। रिसेंट आप जितने भी आफ्टर 2013 जितने भी पेपर्स हैं उसमें कहीं पे भी फैक्ट्स तो कहीं नहीं पूछा जाता, बस इन्हीं फैक्ट के बेसिस पे एक जनरल लाइन लिखी होती है दैट इन सब्सिडी सबसे ज्यादा सब्सिडी क्या है, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, सो हमको याद रखना है फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा है, इट इज 2,42,000। Next, education. Again, education is also important. So, in last budget, 99,000 इतना एस्टिमेट बजट बनाया था इन लास्ट बजट, लास्ट ईयर। और इसमें से कितना ग्राउंड रियलिटी पे हमारे दिखाई दिया, 85,000। मींस जितना टारगेट किया था उतना यहाँ पे खर्च नहीं हुआ है। और उसकी भी कॉज क्या है, बिकॉज ऑफ द कोरोना। बिकॉज ऑफ द कोरोना स्कूल कॉलेजेस सब चीजें तो बंद रही, तो खर्च कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस साल कितना रखा गया है, 93,000। ठीक है, 93,000 दिस इज द बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर। फर्दर, एनर्जी, एनर्जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो एनर्जी में क्या है, इट इज 42,000 ये हमें खर्च करना है। डिफेंस, डिफेंस का बजट हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस कहाँ है, दिस इज द डिफेंस। सो डिफेंस 3,47,000, 3,47,000। ठीक है, इतना हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर। और इसके अलावा किस होगा, यहाँ पे देखो रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये कुछ एरिया हैं जिसमें हमें कुछ थोड़ा सा डेटा देख के रखना चाहिए इन यूनियन बजट। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ये वो सेक्शन है जब आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को जान जाएं, जो आपकी बेसिक इकोनॉमी का सेक्शन है, चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, डेफिनेशंस है, उनको जब आप जान जाएं देन आपको यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने देखा था इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आता है, डिफेंस का पे खर्च बहुत हो रहा है, सब्सिडी बहुत जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको याद रखना है। नाउ देयर आर सम मेजर स्कीम्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, लाइक मनरेगा। In last year, budget estimate for Manrega was 61,000 crore rupees. But ground reality हमको क्या देखने को मिला, 1,11,000 crore rupees was the ground reality or revised estimate. क्यों हुआ? Because of the corona. जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स थे वो कहाँ गए, अपने अपने विलेजेस में। और उनके विलेजेस में उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रोजगार प्रोवाइड करना था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था। और वो वहां पे जब एम्प्लॉयड होंगे तो उसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट का जो बजट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो रिवाइज्ड एस्टिमेट हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इन दिस ईयर कितना हमने रखा है फॉर मनरेगा, इट इज 73,000। ठीक, सो 73,000 फॉर मनरेगा। ये सीधे सीधे काफी बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में आ जाता है, सो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट डेटा। जहां कहीं मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आप उसको नोट कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके लिए आप देख सकते हो। और इसके अलावा मेजर आपका जो स्कीम पूछी जाती है दैट इज मनरेगा, बाकी का डेटा आप छोड़ सकते हो क्योंकि फॉर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा देयर आर सम कोर स्कीम्स लाइक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उस पे कितना खर्च हो रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे है 13,000 करोड़ रुपीस, ये खर्च हो रहा है। जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, इस पे 50,000 करोड़ रुपीस इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है फ्रॉम द बजट। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसको मैं टिक कर देता हूं, आप देखना चाहो उसको नोट कर लीजिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए जब भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स होती हैं, हमेशा प्रीलिम्स और मेंस के टाइम में उनको जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो फोकस्ड रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो प्रेजेंट में एनडीए गवर्नमेंट है, तो एनडीए की जो फोकस्ड योजना है उस पे से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। मनरेगा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई यूपीए के टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो हमको तो एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर रखना है। और जैसे भी ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किसी के सगे नहीं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्कीम। अब वो सेक्शन जिसमें न्यू स्कीम्स एंड न्यू अनाउंसमेंट इन आवर बजट हमको देखने को मिलता है। सो इन बजट 2021 कई सारी स्कीम देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, मिशन पोषण 2.0, अर्बन जल जीवन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, नेशनल रेलवे प्लान और इन्वेस्टर चार्टर, फर्स्ट डिजिटल सेंसस, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, और इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन ले। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारे बजट में प्रपोज है, तो इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेशनल रेलवे प्लान जो यहाँ पे आया है, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारी 2030 फ्यूचर है, उस फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमारे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सो दैट हमारे रेलवे को हम प्रिपेयर करें। और इसके अलावा जो वैगन्स हैं, जो हमारे डिब्बे होते हैं रेलवे में, वो स्पेशली फॉर टूरिज्म एक अलग डिजाइन में। ठीक है, सो गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर इंडस्ट्री टू इनेबल मेक इन इंडिया। ठीक है, सो हमारा प्लान है फॉर फ्यूचरिस्टिक। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसमें क्या है, इन दिस स्कीम टू डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम, इनको हमें डेवलप करना है। जो पीएचसीज है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम है, और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, जो भी उसके अंदर वीकनेस है उसको रिमूव करना है, सो दैट हमारा जो भारत है वो स्वस्थ हो और आत्मनिर्भर हो, सो दैट हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन इज आल्सो एन रिसोर्स। दैट्स व्हाई क्या होते हैं कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, बिकॉज ह्यूमन इज कैपिटल। तो ये तभी अच्छे से काम करेगा जब हमारी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजों को इंक्लूड किया है, लाइक 7,000 रूरल एंड 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर्स न्यू एस्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड हेल्थ लैब, कई जगह हेल्थ लैब ही नहीं है। ठीक है, तो उनको सेटअप किया जाएगा। एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स in 602 districts, strengthening of national disease control। ठीक है, और इसके अलावा टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स, जितनी भी हेल्थ लैब्स हैं इनको एक दूसरे से इंटर रिलेटेड किया जाएगा, सो दैट डेटा कहीं पे भी एक्सेस किया जा सके। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट। दिस इज अबाउट पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य। नेक्स्ट इज मिशन पोषण 2.0, मींस to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts। तो पोषण इंक्रीज करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमें इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट इज जल जीवन अर्बन मिशन, इट इज लॉन्च्ड एंड इंप्लीमेंटेड ओवर 5 years, और इसके लिए बजट रखा है
क्या 2.87, हमको क्या याद रखना है, जो जो स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है, मींस हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर उसको इम्प्रूव करना है, गवर्नमेंट के जो भी पीएचसीज, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं जहां कहीं उसमें वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना। सिमिलरली मिशन पोषण, पोषण का मींस न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू लोगों के पास, इट मींस जो वुमेन एंड चाइल्ड्स है उनके पास न्यूट्रिशनल वैल्यूज पहुंचे। जल जीवन अर्बन मिशन मींस हर घर में नल होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे चलाया गया है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था वो सक्सेसफुल रहा है, अब इसके साथ साथ हमको अर्बन स्वच्छ भारत मिशन चलाना है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है, सो दैट वहां पे जो स्लम्स है वो सारी चीजें हट सके। और फिर इसके बाद है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से फंड बनाया हुआ है so that it will tackle the air pollution problem. And further, it is very important voluntary vehicle scrapping policy to phase out old vehicles and reduce vehicular pollution. जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं, तो उनको क्या है, आप खुद से फिटनेस सेंटर पे ले जाके, जो बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं और वो एक्सपायर है, फिर भी अगर आप उसको चला रहे हो, वो क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है, तो ऐसे में वो स्क्रैप हो चुका है, कबाड़ हो चुका है, तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आएगी जिसमें लोगों को खुद ही वॉलंटरीली ये बोला जाएगा कि आप अपने जो भी ऐसा कोई व्हीकल है इन प्राइवेट व्हीकल 20 इयर्स से ज्यादा ओल्ड हो चुका है, आप उसको हमें दे दो तो आपको कुछ प्रॉफिट बेसिस पे रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसकी मैक्सिमम एज होगी 15 ईयर और उसके बाद वो भी क्या बन जाएगा, एक स्क्रैप यानी कि कबाड़। नेक्स्ट इज न्यूमोकोकल वैक्सीन रोल आउट, जो निमोनिया है उसके लिए एक वैक्सीन है, ठीक है, सो दैट निमोनिया को हम रोक सकें। और नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन, तो कोविड-19 वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपीस के स्पेशल पैकेजेस लॉन्च किए थे ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन, ठीक है, और उसी के आगे गवर्नमेंट इस वैक्सीन को और भी ज्यादा डेवलप कर सके सो दैट जो न्यू स्ट्रेन हमको देखने को मिल रहा है, लाइक यूके स्ट्रेन, रिसेंटली ब्राजील का स्ट्रेन हमको देखने को मिला है इन कोविड-19, तो उस सभी को हैंडल कर सके, तो वैक्सीन के जो एरिया है उसमें लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड R&D एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके लिए बहुत ज्यादा फंड अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए अगर हम अपना देखें, बिकॉज इंडिया इट इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड हमारे पास इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई हमारे पास वैक्सीन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में कभी भी ज्यादा काम नहीं होता था। लेकिन जब हमारे ऊपर हमारी जान पे बन आती है तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं, ठीक है, तो सामने अगर शेर आ जाए तो शेर से भी लड़ने के लिए तैयार है, वैसे हम कभी नहीं जाएंगे। ऐसे ही कोविड-19 की सिचुएशन में भी हुआ, क्योंकि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई, तब हमको अपना अलग से फंड R&D फॉर वैक्सीन रखना पड़ा, और उसका ही ये नतीजा है कि हमारी जो कोवैक्सीन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, और सबसे कम कॉस्ट में हम अपनी वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट UN इस चीज को कह चुका है कि दैट इंडियाज कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, इट इज एन एसेट फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया का जो बिहेवियर है और जो हमारी पॉलिसी है, नेबरहुड पॉलिसी, तो नेबरहुड में क्या आप देखिए हमारे जितने भी नेबर्स हैं, और इस नेबर्स ही नहीं बल्कि कई और भी कंट्रीज, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की, तो ये हमारे कल्चर में है कि हम अपने खाने से पहले भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं हम उनको पूछ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे जो रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट PLI स्कीम, PLI स्कीम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज PLI? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन दिस बजट गवर्नमेंट ने क्या जो टारगेट है, दैट इज
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको अपने इकोनॉमी को करना है, तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एक स्कीम आई दैट इज कॉल्ड PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ना प्रोडक्शन हो रहा है इन दिस मैन्युफैक्चरिंग, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, एंड ड्यू टू प्रोडक्शन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज द पोटेंशियल कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी में है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इट मींस जॉब मिल रही है लोगों को, मींस लोगों के पास क्या आएगी, इनकम। और जब इनकम आएगी तो लोगों के पास मनी आएगा, और मनी आएगा तो क्या होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बैठे बैठे हमको शॉपिंग करने का मन करेगा, और वो क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएशन का काम करेंगे। जब डिमांड होगा कि चलो अब डिमांड है, हमको ये वॉच खरीदनी है, ये मोबाइल खरीदना है, इट मींस उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, अगेन मैन्युफैक्चरिंग अगेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट किसको पुश कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि डिमांड आ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक प्रोडक्शन, आगे जो प्रोडक्शन है उससे क्या निकलेगा, सप्लाई। और ये देखो सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जिसके ऊपर फोकस करना है। पहले इसमें 10 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। नाउ इन दिस बजट 13 sectors are included to achieve the same with an outlay of 1.97 lakh crore rupees for the next 5 years. So this is production linked incentive scheme. I will provide this slide on the Telegram channel. ठीक है, जो भी हमारा एजुगुरिज IAS का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आपके ये स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या अनाउंसमेंट हुआ है नया नया, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। सो 7 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एडेड इन नेक्स्ट 3 years। और इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे NIP क्या है और उसमें क्या क्या टारगेट एरियाज को कवर किए हुए हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उसको कवर करना है, और इस इंफ्रा उसमें आपके रेल, रोड, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, पावर सेक्टर, everything, energy sector, everything is covered. So NIP इसमें गवर्नमेंट 7400 प्रोजेक्ट्स को और भी ला रही है। ठीक है, उसको इंक्रीज कर रही है। और the NIP will require major funding from both center and financial sector। तो गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट करेगी और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मोड पे NIP का रनिंग होगी। Okay, so proposal to set up development financial institution, एक इसी में NIP के तहत ही बनाया जाएगा, जिसका जो वैल्यू जो कॉस्ट होगी, इस इंस्टीट्यूशन के पास जो फंड होगा वो होगा 20,000 crore rupees। and a national monetizing pipeline will be launched and a dashboard will be created to overlook the progress। और ये देखेगा कि कितना काम हो रहा है। गवर्नमेंट का एक फेज होता है प्लानिंग का, एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो अब गवर्नमेंट ने प्लान करके इंप्लीमेंट तो किया, लेकिन वास्तव में कितना वहां पे पहुंच रहा है उसको जानने के लिए एक फेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है, तो सो दैट जो इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है उसको हम टैकल कर सके, उसको हम सही कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रपोज शार्प इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें बढ़ाना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, इट मींस उससे होगा क्या, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कई सारी चीजें रिलेटेड, कई लोगों को जॉब मिलेगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो फर्दर वो पुश करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, प्रोडक्शन को, और वो फर्दर सप्लाई को लेके आएगा। अगेन देखो दो चीज दोबारा से निकल के आ रही, डिमांड एंड सप्लाई, और ये दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस करने लगेंगे तो इकोनॉमी विल बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट इज रोड्स एंड हाईवेज। तो रोड्स एंड हाईवेज में भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है?
इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड्स, उसके लिए 3.3 लाख करोड़ रुपीस हैज ऑलरेडी बीन अवार्डेड अंडर 5.35 लाख करोड़ भारतमाला प्रोजेक्ट, of which 3,800 kilometers have been constructed, इस भारतमाला में कवर हो चुका है। And by March 2022 8,500 किलोमीटर और भी बन जाएगा, and additional 11,000 kilometers of national highway corridor will be awarded, वो इसमें ही शामिल हो जाएंगे। मींस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड फेज की तरफ पहुंच जाए। अभी हम लोगों का जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है किस पे होगा, बिकॉज वी आर डेवलपिंग, और डेवलपिंग का मतलब क्या है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज स्टिल डेवलपिंग, इट इज नॉट डेवलप्ड टिल yet। सो हमें फोकस किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में, बढ़ाने में। तो इसके कारण हमारा सारा टाइम यहाँ निकल जाएगा। ऐसे में ना तो हेल्थ पे हमारा ध्यान होगा, ना ही एजुकेशन पे ध्यान होगा, ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान होगा। हमेशा हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वो सेक्शन है जिसपे फोकस कब हो सकता है, जब हमारा बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तब हमारे पास इतना सारा जो फंड अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब वो यहाँ आए। मींस ये सेकेंडरी सेकेंड प्रायोरिटी हमको हम इसको देंगे, ठीक है। नॉर्मली गवर्नमेंट यही करती है, इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग कोसते हैं। हेल्थ सेक्टर भी प्रॉब्लमेटिक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नहीं। दैट्स व्हाई हमको क्या दिखाई देता है, नोबेल प्राइज बहुत सालों तक कोई भी इंडियन उसमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बजट न्यू अनाउंसमेंट। नेक्स्ट इज नेशनल रेलवे प्लान। तो नेशनल रेलवे प्लान में हमने क्या देखा, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा बाई 2030, और इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी उसको कम किया जाएगा बाय यूजिंग मेक इन इंडिया। कई सारी चीजें हमें अपने घर में ही बनानी है, अपने इंडिया में बनानी है, बाहर से नहीं मंगानी। और इसके अलावा कोच एक न्यू वैरायटी के यूज किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड विस्टाडोम कोच। इट विल बी इंटीग्रेटेड इन ऑल टूरिस्ट कॉरिडोर, जितने भी टूरिस्ट कॉरिडोर हैं और वो टूरिस्ट प्लेसेस जितने भी होंगे लाइक दार्जिलिंग, कन्याकुमारी, ऊटी, कोडाईकनाल, मुन्नार, तो यहाँ कहीं कोई ट्रेन होगी तो चारों तरफ देखने का मन करेगा। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट कोचेस जो अभी हमारे चल रहे हैं रेलवेज में, उसके कारण हम बाहर देख नहीं सकते। दैट्स व्हाई जो सीनिक ब्यूटी है वो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए विस्टाडोम लाया जा रहा है। और विस्टाडोम किस तरीके से होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होंगे, यहाँ पे भी ग्लास होगा, इधर भी ग्लास होगा, इधर भी ग्लास होगा, चारों तरफ से हम बाहर की जो सीनिक ब्यूटी है उसको देख सकते हैं। So this is called Vistadome coach. This is Vistadome coach. तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस पे चलने वाली ट्रेन्स हैं उनमें ये सारे कोचेस लगा दिए जाएंगे। और इसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड बाय 2023। मींस जो डीजल इंजन हमारे अभी चल रहे हैं रेलवेज में वो सभी हटा दिए जाएंगे एंड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा 2023। दिस इज द टारगेट। तो अब ये जो टारगेट वाली ईयर होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड बाय 2025, राइट और रॉन्ग, यही चीजें हमको जज करनी होती है ना प्रीलिम्स एग्जाम। और इसके अलावा क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू सपोर्ट ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बस सर्विसेज। जो हमारी पब्लिक बस सर्विसेज है उसको हमको सही करना है, एंड इट विल बूस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कोई भी सेक्टर होगा जहां कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आइदर इट इज ऑटोमोबाइल और एनी अदर सेक्टर, जहां कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, मोबाइल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बिगेस्ट पोटेंशियल टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स फॉर द यूथ, ठीक है। और इसी में मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो विल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन टियर 2 सिटीज एंड पेरिफेरल एरियाज ऑफ टियर 1 सिटीज, जिसमें हम अलग-अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनर्जी चाहिए ही चाहिए। कोई भी
सेक्टर होगा उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी, इस पावर सेक्टर से. सो सेंटर हैज प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ अ फ्रेमवर्क to allow consumers of electricity alternatives to choose from more than one distribution company. Right now in your hometown, जहां कहीं पे भी आप रह रहे हो वहां पे कोई एक ही कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसीलिए वो अपने मनमाने दाम आपसे चार्ज कर सकती है फॉर 1 यूनिट. लेकिन जैसे ही यहाँ पे मोर देन वन कंपनी आएगी मार्केट में, और जैसे ही मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगा, होगा क्या, प्राइस विल बी डाउन. अभी आपके फॉर एग्जांपल इन दिल्ली बीएसईएस, जो ईस्ट दिल्ली है वहां पे बीएसईएस सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है. अब इसकी जगह कोई और आ जाती है, कोई कंपनी मान लो XYZ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, या फिर ABC एक और कंपनी आ जाए. अब तीनों में कंपटीशन होगा, जस्ट लाइक जियो केस. जैसे ही जियो आया, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL सबका बैंड बच गया और सबने क्या किया, बैंड अपने जो प्राइसेस हैं वो सारे रिड्यूस कर दिए अकॉर्डिंग टू जियो कर दिया, ठीक है. पहले हमें कॉल 1 रुपीज पर मिनट या 1 पैसे पर सेकंड चलती थी, नाउ एवरीथिंग इज फ्री. और 1 GB डेटा 300 रुपीज का था, नाउ 1 GB डेटा पर डे हमको मिल रहा है. वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट. तो यहाँ पे भी वही चीज फोकस की जा रही है. एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, so it will be launched in 21-22 for generating hydrogen from green power sources. वहां पे क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी, और हाइड्रोजन से क्या होगा, फर्दर हम इसको यूज कर सकते हैं हम पावर सेक्टर में, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को जब हम पावर सेक्टर में यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा हम अपने रॉकेट का जो फ्यूल है, ठीक है, क्रायोजेनिक फ्यूल में क्या क्या हम लेते हैं, दो उसमें आपके फ्यूल्स होते हैं, एक डाइमेथिल हाइड्रोजन और एक होता है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है. तो ये दो फ्यूल होते हैं जो अलग अलग सॉलिड और लिक्विड चैम्बर में होते हैं. इन साइंस टेक आप उस चीज को पढ़ोगे. बट इन क्रायोजेनिक हम लोगों को क्या करना होता है, एक साइड में हाइड्रोजन होगा, एक साइड में ऑक्सीजन होगा, ये सबसे तेजी से जलती है और ये इसको जलाने में हेल्प करती है ऑक्सीजन, ठीक है. तो दोनों को जब यहाँ पे माइनस टेम्परेचर पे रखा जाता है तो ये बिल्कुल माइनस में होगा, और इसके जस्ट बाहर यहाँ पे क्या होगा, फायर, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, मींस 1000, 2000, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. इसीलिए क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जिसको हमारे इंडिया ने सक्सेसफुली बना लिया है, और हमारे क्रायोजेनिक इंजन्स भी. ठीक, शिपिंग एंड पोर्ट्स. तो शिपिंग पोर्ट्स अगेन ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. पोर्ट्स हमारे डेवलप होंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रेड इंप्रूव होगा. ट्रेड इंप्रूव हो रहा है तो उससे हमारी इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया विल इंप्रूव, ठीक है. तो शिपिंग पोर्ट्स पे फोकस है. उज्ज्वला स्कीम में क्या था, जो रूरल एरियाज, हमारे रूरल एरियाज में लेडीज थी जो अपने यहाँ चूल्हा जलाती थी, उनको क्या किया गया है, LPG प्रोवाइड किए गए हैं, LPG सिलेंडर. सो टिल नाउ 8 करोड़ हाउस होल्ड्स आर बेनिफिटेड. अब हमको 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज को ऐड करना है इन उज्ज्वला स्कीम. दिस इज द टारगेट. गैस पाइपलाइन नेटवर्क, हमारा टारगेट क्या है कि जो सिलेंडर्स आते हैं, अब उस सिलेंडर्स की जगह आप देखोगे आपके हर एक जगह, होम टाउन या जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, वहां पे गैस पाइपलाइन का काम तेजी से चल रहा है. सो दैट ये सिलेंडर्स अब एक पास्ट की बात रह जाएगी. राइट नाउ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे गैस पाइपलाइन नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया है, और इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया 100 डिस्ट्रिक्ट में गैस पाइपलाइन 100% वहां पे लगा दिया जाएगा. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कैपिटल, सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड, इन्वेस्टर चार्टर, डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये सारी चीजें फाइनेंशियल कैपिटल में आ जाएगी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हम उस पॉइंट को देखेंगे. डिसइन्वेस्टमेंट पे आ जाइए. डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बना के रखा है. दिस इज इंपॉर्टेंट. 2 PSU banks and 1 general insurance firm to be disinvested. जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर बैंक है
दो बैंक उनमें से डिसइन्वेस्ट की जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सपोज कोई गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें 100% शेयर गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 20% शेयर प्राइवेट किसी पर्सन को आपको सेल कर दिया। ना गवर्नमेंट हैज 80% शेयर्स एंड 20% शेयर्स किसके पास है? आपके पास, प्राइवेट पर्सन के पास। तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इससे होगा क्या, इन 20% शेयर का जो मनी है गवर्नमेंट विल रिसीव एंड दिस मनी विल बी यूज्ड इन दिस कंपनी फॉर इंप्रूवमेंट, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फर्दर प्राइवेट जब कंपनी ये प्राइवेट पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा, देन देखो प्राइवेट का हमेशा, प्राइवेट पर्सन का हमेशा इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो किस पे फोकस करेगा, किस तरीके से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, इट इज द स्लोगन फॉर अ प्राइवेट पर्सन। इस बात को याद रखना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी आदमी होगा, कोई भी गुजराती है, कोई भी व्यापारी है, उसका इनकम क्या है भाई, हम 100 रुपीज लगाएं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए भाई, 200 से ज्यादा अगर 500 भी मिल रहा है ठीक है, ये काम होगा। इट मींस प्राइवेट पर्सन विल यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, 100 रुपीज को वो एफिशिएंटली यूज करेगा। वहीं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट में सुबह 10 o'clock से ऑफिस खुलेगा, 5 PM तक ऑफिस चलेगा, काम हो या ना हो चल रहा है, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट भी उसमें एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है, फोकस कर रही है, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। सो डिसइन्वेस्टमेंट करना है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को और 2 PSU बैंक को, इस चीज को याद रखना है, 2 PSU बैंक एंड 1 जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज IPO ऑफ LIC, ये लाया जाएगा इन दिस ईयर, इन दिस फाइनेंशियल ईयर। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, मींस LIC के जो 100% शेयर गवर्नमेंट के पास थे, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें से कुछ परसेंटेज क्या करेगी, गवर्नमेंट मार्केट में लेके आएगी। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबसे पहले जब वो शेयर मार्केट में लाया जाता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड IPO। स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ एयर इंडिया, IDBI बैंक, BPCL to be completed in 2021 and 22. So investment and disinvestment, it is also topic in our GS paper 3 main syllabus। तो वहां पे हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या होता है, सपोज 100% गवर्नमेंट का यहाँ पे शेयर है राइट नाउ इन BSNL, 100% शेयर किसके है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एंड सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 51% शेयर गवर्नमेंट ने अपने पास रखा एंड 49% शेयर किसको बेच दिए, प्राइवेट पर्सन। मींस गवर्नमेंट हैज मोर शेयर्स इन कंपैरिजन टू प्राइवेट पर्सन, इट मींस डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होगा, गवर्नमेंट। ओके, सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लो 50 और मोर देन इक्वल टू 50% शेयर किसको बेच दिए, प्राइवेट पर्सन को। इट मींस ये भी हो सकता है कि भाई 50-50 का रेशो हो जाए, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये भी हो सकता है कि मोर देन 50 मींस गवर्नमेंट अपने पास 49 रखे और प्राइवेट को 51 दे दे। मींस नाउ मैनेजमेंट किसके द्वारा होगा, प्राइवेट पर्सन के द्वारा। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो केस है मोर देन एंड इक्वल टू 50% शेयर अगर प्राइवेट पर्सन को शेयर दिए जाते हैं तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सेल, ठीक है। तो ये किया जाएगा एयर इंडिया इन सब में। नीति आयोग to come up with the list of companies that may be disinvested next। नीति आयोग ये लिस्ट बना के तैयार करेगा कि भाई कौन कौन सी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट या PSU है जिसको गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी। इसी के कारण जो अपोजिशन है लगातार गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करता है कि गवर्नमेंट सारी चीजें बेच रही है, सब चीजें वो प्राइवेटाइज करना चाहती है। लेकिन लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में चीज सामने निकल के आई थी कि जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, गवर्नमेंट कुछ शेयर अपने पास रखती है, तो उससे होता क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बिकॉज प्राइवेट पर्सन इज इन्वॉल्विंग इन दिस कंपनी एंड ही विल ट्राई टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ हिज रिसोर्सेज, ठीक है। वो चाहे मनी हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, कुछ भी हो उसका एफिशिएंटली यूज करेंगे। इसीलिए इन प्राइवेट कंपनी एक पर्सन से, एक एम्प्लॉय से 2 एम्प्लॉय का काम लिया जाता है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय कर सकता है, प्राइवेट जॉब में ही हो सकता है। वहीं जो गवर्नमेंट जॉब में आप
का जो एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, वो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के जो अपना काम भी नहीं करते, ठीक है, दूसरों का भी काम नहीं करते। तो इसके कारण क्या है, वहां पे एफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही मेन मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा कमांड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, दोनों मॉडल डिफरेंट है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी। राइट नाउ इन ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मिलेगी, कहीं पे भी ना तो प्योर सोशलिज्म है ना ही प्योर कैपिटलिज्म है। ये दोनों एक आइडियल स्टेट है। हमेशा कोई भी जो कंट्री है उसकी जो टेंडेंसी होगी, इट विल बी टुवर्ड्स कैपिटलिज्म फ्रॉम सोशलिज्म। जितना ज्यादा कैपिटलिज्म का रेशो इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, उतना ही ज्यादा वहां पे क्या कहा जाएगा कि वो लिबरल गवर्नमेंट है, या वहां पे आप कह सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी आ रही है, ठीक है। सो इन राइट नाउ अगर आप देखें यूएसए, चाइना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, बिकॉज और यहाँ पे है, इट मींस यहाँ पे सोशलिज्म की ज्यादा नियर है, मींस यहाँ पे आपको सोशलिज्म या कम्युनिज्म मिल सकता है इनकम मोर देन कैपिटलिज्म। इंडिया इंडिया कहीं आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ कैपिटलिज्म ज्यादा हो चुका है। और यूएसए यूएसए भी कैपिटलिज्म के नियर मिलेगा, यहाँ पे भी 100% कैपिटलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जब भी कैपिटलिज्म होगा, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी, तो मार्केट में दो ही मेन हीरो है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ये दोनों मिलके खेल खेलते हैं और उसके कारण मार्केट इकोनॉमी अपने आप बैलेंस होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थिंग जिसको हम आगे अपना डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो ये सारी चीजें थी हेल्थ में से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक तीसरा पिलर था जो पार्ट ए में था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। तो एस्पिरेशनल इंडिया में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो किस किस चीज को फोकस कर रहा है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड एरियाज है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम इन विच 22 perishable crops will be covered. So what is the Operation Green Scheme? आप इसको चेक कर सकते हो। Now 1000 more mandis to be integrated with e-नाम। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल है, जो मंडी होती है ना, एग्रीकल्चर मंडी हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको ये मंडी। वहां पे ये जो मंडी है एक तरीके से उनको लिंक किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। प्लेटफॉर्म, so, इससे होगा क्या, किसान को जो परचेजर है वो मिल जाएगा। ऐसे ही एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी मेड अवेलेबल टू एपीएमसी फॉर ऑगमेंटिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एमएसपी इसको भी इंक्रीज किया जाएगा टू 1.5 टाइम्स। इट मींस जो गवर्नमेंट पे अभी जो आरोप लगाए जा रहे थे कि एमएसपी को या हटाना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया हुआ है कि जो एमएसपी है हम उसको 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, ओके। नेक्स्ट, व्हीट प्रोक्योरमेंट कितना हुआ, पैडी प्रोक्योरमेंट कितना हुआ, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिशरीज, फिशरीज पे आ जाओ। 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स टू बी डेवलप्ड इनटू फिशिंग हब्स, सो दैट जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेटुआ घाट, विशाखापत्तनम, दीज आर 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स। तो आपको ये नेम याद रखने हैं कौन कौन से 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सी वीड फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, उसको हमें रीइन्विगोरेटिंग मींस उसको एक्स्ट्रा पुश देना है। एक्स्ट्रा पुश के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अब ह्यूमन कैपिटल, इसकी क्वालिटी इंप्रूव कैसे हो सकती है, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन कमीशन इसीलिए बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 100 सैनिक स्कूल्स विल बी सेट अप
in partnership with NGO, private schools and states. Proposal to set up Central University in Leh, ये हमारे लिए important है, ठीक है भाई, कहाँ सेटअप होगा? लेह में होगा। 750 एकलव्य स्कूल will be set up in tribal areas. अब ये क्या होते हैं एकलव्य स्कूल, क्या है इनका, क्या मिशन होता है, तो इसको जानने के लिए इंडिया ईयर बुक एक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हो। इंडिया ईयर बुक पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, और वन टाइम रीड जरूर करना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। इसके अलावा 35,000 करोड़ टू बेनिफिट 4 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी सेट अप with an outlay of 50,000 crores, more than 15,000 schools to be strengthened under National Education Mission NEP, and umbrella structure will be created for central higher education institution in various cities like Hyderabad. So हमें करना क्या है, हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स इसको इम्प्रूव करना है, और ह्यूमन रिसोर्स के पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कब ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, व्हेन इट हैज अ वेरी गुड ब्रेन, जिसमें ब्रेन हो प्लस उसके पास सम स्किल्स हो, स्किल डेवलपमेंट को पे भी फोकस किया जाए। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इनोवेशन एंड रिसर्च में गगनयान मिशन, और गगनयान मिशन क्या है, द फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन is slated for December 2021, means इस साल के दिसंबर में हमारा फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च होगा, और ये गगनयान मिशन होगा इस साल, ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, डेट याद रखनी है भाई, दिसंबर में होगा इस 2021 में। एंड डीप ओशन मिशन टू बी लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडायवर्सिटी। तो अब हमारा फोकस देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी हो रहा है। इट मींस जो 3 स्टेज थी, एक है अनडेवलप्ड, 4 स्टेज कह लो, एक है लीस्ट डेवलप्ड, नेक्स्ट इज डेवलपिंग, एंड लास्ट इज डेवलप्ड। मींस दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज सेकंड फेज, दिस इज थर्ड फेज, एंड दिस इज फोर्थ फेज। हम अब यहां पे पहुंच चुके हैं, इंडिया कहीं इस जगह एग्जिस्ट करता है डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में। जब हम डेवलपिंग में थे, इसीलिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, इनोवेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ बिकॉज हम लोग आ चुके हैं, वी हैव कम क्लोज टू डेवलप्ड कंट्री, तो इसीलिए अब हमारा फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस इंक्रीज होगा। एजुकेशन पॉलिसी न्यू बनेगी, हेल्थ सेक्टर पे जो बजट है वो इंप्रूव होगा। इट मींस अब आप इसी से समझ जाएंगे कि डेवलपिंग से डेवलप्ड आ रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन मुगल इरा में सबसे पहले क्या आया, बाबर, हुमायूं और अकबर। दिस इज द सीक्वेंस, बाबर, हुमायूं एंड अकबर। जैसे जैसे बाबर जब आया तो क्या उसने कोई फोर्ट बनाया? कोई फोर्ट नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ पे जो भी फोर्ट उसने जीते उस पे जाके अपना झंडा लगा दिया। हुमायूं ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, अकबर ने भी कुछ लगभग ऐसा ही काम किया, थोड़ा बहुत नया कंस्ट्रक्शन कराया। वो भी किस तरीके के स्टोन्स को यूज किया उसने? रेड कलर के स्टोन्स। अब अकबर ने पूरे इंडिया को एक यूनाइटेड कर दिया, यूनाइटेड इंडिया बना दिया अकबर ने, और उसके बाद उसके पास बहुत सारा मनी आ गया। अब होगा क्या, अकबर का जो बेटा है वो क्या करेगा, जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां, वो थोड़े से अय्याश किस्म के हो जाएंगे। मींस उनके पास मनी है तो अब उनका थोड़ा सा आर्ट की तरफ फोकस होगा, वो थोड़ा मकराना मार्बल का यूज करेंगे बिल्डिंग में, आर्ट और इन सब चीजों की तरफ जब फोकस हो रहा है, इसका मतलब उनके पास मनी आ चुकी है, प्रॉस्पेरिटी आ चुकी है। इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी क्या है, डेवलपिंग थे, अब हम लोग डेवलप्ड होने की कगार पे आ चुके हैं। बिल्कुल, इसका मतलब अब हम लोग फोकस करेंगे इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। दिस इज द स्लोगन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इनका कहना क्या है कि भाई गवर्नमेंट का काम
हर काम नहीं करना होता कि भाई हम प्रोडक्शन भी करें। दैट्स व्हाई ये पीएसयूज हैं उसको डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मैक्सिमम काम क्या है? गवर्नेंस। गवर्नमेंट इज मेनली फोकस्ड फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस देखेगी, बाकी अपनी जगह का अपना जो रोल है उसको हटा देगी। मिनिमम गवर्नमेंट हर जगह से अपने आप को हटाएगी। इसी के कारण क्या होगा? मिनिमम गवर्नमेंट के कारण ट्रांसपेरेंसी विल इंप्रूव, ट्रांसपेरेंसी will improve, corruption will reduce, and this is the very good thing. ठीक है? So first digital census will to be launched, and center has allotted 3,758 crore rupees for the present year. एक अब आ जाओ थोड़ा सा सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ देखने हैं। जो मेजर पोर्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को आप देख लो। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे देखो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको। अभी क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज लोअर देन इनडायरेक्ट टैक्स। जो कलेक्शन हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हुआ, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम। क्यों? बिकॉज जॉब ही चली गई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना। तो गवर्नमेंट का एम क्या है भाई? दोनों लगभग एक जगह आ जाए, सेम लेवल पे आ जाए। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है डेफिसिट का? तो भाई 9.5 ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अब हमको ये डिक्रीज करना है। देखो फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका डेटा याद रखना। इट इज जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट है इट इज 9.5, बट जो बजट अब हमने एस्टिमेट किया है, जो टारगेट बनाया है वो क्या बनाया है? 6.8। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इज 9.5, प्राइमरी डेफिसिट इज 5.9, जिसको हमें 3.1 पे लेके जाना है। और रिसीट्स एक्सपेंडिचर क्या है, इसको हम लोग ने डिटेल में देख ही लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, पेंशन, डिफेंस, मेजर सब्सिडीज कहाँ कहाँ जाता है, इट इज ऑलरेडी कवर्ड। ये सारे जितने भी ग्राफ्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हुए हैं, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है सो दैट आपको कहीं और जाना ना पड़े। इसी स्लाइड में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाए। और इसी तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज भी रहने वाली हैं सो दैट आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी इन माय स्लाइड्स ऑन आवर EduBridge टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम यहाँ पे अभी कवर कर लेंगे। और वो पोर्शन क्या है हमारा? स्किलिंग इंडिया, स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल को फोकस कर रहे हैं, इट मींस वी आर टारगेटिंग ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या किया है गवर्नमेंट ने? टू अमेंड अप्रेंटिसशिप एक्ट विद अ व्यू टू एनहांस अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर यूथ। और इसके कारण होगा क्या? गवर्नमेंट जो न्यू यूथ है आफ्टर कॉलेज जब वो अप्रेंटिसशिप करेगा उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट के कारण मार्केट में जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमारे यूथ के अंदर भी होगी, सो दैट उसको तुरंत अपने कॉलेज से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के क्या मिल जाएगी? जॉब, ठीक है। एंड फर्दर टू realign the existing scheme of national apprenticeship training scheme with an outlay of 3,000 crore for providing post education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering। राइट नाउ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। आफ्टर इंजीनियरिंग क्या है? उनको 10,000 रुपए या 15,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल पाती है। तो उनके पास कमी किस चीज की है? वो जो स्किल्स, दोज स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट, द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उनके पास वो स्किल है ही नहीं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने अलग से उनकी ट्रेनिंग के लिए एक फंड बनाया है, ठीक है। और वो स्कीम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, NATS। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस करने के लिए सो दैट जो हमारे MSMEs हैं उसमें जो इन्वॉल्व रूरल टास्क फोर्स है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। तो यहाँ पे मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, दैट शॉर्ट फॉर्म इज मित्रा। इसका एम क्या है? एट मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। जब हमारा एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा मींस वो वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन को फेस करने के लिए सक्षम होगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव।
अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, जब एक ही जगह पूरा एक बड़े एरिया में वहां पे टेक्सटाइल पार्क होगा तो उस जगह मेजर इन्वेस्टमेंट होगा, मेजर इन्वेस्टर्स आएंगे, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वी विल एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, हर घर में एक नल के थ्रू, टैप के थ्रू टैप वाटर पहुंचे, सो दैट ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोगों को दूर दूर न जाना पड़े, पीने के लिए साफ पानी हो। नेक्स्ट इज वैक्सीन, वैक्सीन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज प्रोविजन 35,000 करोड़। इसके अलावा न्यूमोनिकल वैक्सीन, न्यूमोनिया के लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से फंड एलोकेट किया है। इसके अलावा increase of 137% in budget outlay for health and well-being। तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसका बजट इंप्रूव हुआ है, इस चीज को याद रखना। आज तक हमारे यहाँ मैक्सिमम 2% ऑफ जीडीपी ऐसा होता था कि हेल्थ के ऊपर इतना ही बजट जाता था, बट नाउ अब ये इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और इसके अलावा आपके पास आ जाइए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आइए स्वामित्व स्कीम, इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्वामित्व स्कीम? इट विल एक्सटेंड टू कवर ऑल स्टेट एंड यूटीज। अब आ जाइए स्वामित्व स्कीम है क्या। तो ये आप देख रहे होंगे ड्रोन है, ड्रोन के थ्रू क्या हो रही है, एक रूरल एरिया की मैपिंग। सो जो रूरल एरियाज हैं और उनके जो फील्ड है, खेत वगैरह हैं, उनकी मैपिंग होगी ऑन बाय यूजिंग ड्रोन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू जो एग्जैक्ट मैपिंग है वो डिजिटलाइज हो जाएगी। और डिजिटलाइज होके यही इसकी फुल फॉर्म है स्वामित्व। स्वामित्व मींस सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, सो दैट यहाँ पे लोगों के पास जो भी नक्शा वगैरह अगर अवेलेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको अपने पास डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी। ठीक, तो ये अभी तक पायलट प्रोजेक्ट चलता था 6 स्टेट में, अब ये 6 स्टेट की जगह ऑल ओवर इंडिया इसको रन किया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया। सो इन स्वामित्व टू पीपल थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। जब हमारे पास गवर्नमेंट डिजिटलाइज मैप अपने पास रखेगी, तो ये मान लो ये फील्ड किसी एक्स पर्सन का है, ये फील्ड किसी वाई पर्सन का है, तो गवर्नमेंट अपने पास रिकॉर्ड रखेगी। और इसके कारण जो अभी तक लोगों के पास टाइटलमेंट नहीं होता था, वो टाइटलमेंट भी अब गवर्नमेंट यहाँ पे अपने पास रखेगी रिकॉर्ड। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, और इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम है फार्मर के सामने, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस, फार्मर्स के साथ सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो कहाँ बेचे। कई बार मंडी में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो आड़तिया है वो उससे अलग से करप्शन मांगता है कि भाई तुम इतने रुपए दो तब हम तुम्हारी क्रॉप को परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो अभी एक रिसेंट बिल लेके आए थे, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज तरीके से उसको दूसरी जगह भी, बाहर मंडियों के बाहर भी बेचने का एक सीन और व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ई नाम है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, उस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे केरला का बंदा पंजाब के किसी फार्मर के प्रोड्यूस को परचेज कर सकता है, जम्मू कश्मीर का कोई ट्रेडर तमिलनाडु से कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज लिस्टेड ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो मंडीज को इससे कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स टू एपीएमसी फॉर ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जिसमें आपके गोदाम्स हुए और कोल्ड स्टोरेज हुए, ये सभी चीजें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आती है। ठीक, so this is about the thing, and again very important thing, that is scrapping policy। जो भी
प्राइवेट व्हीकल या पर्सनल व्हीकल है, मोर देन 20 ईयर उसकी एज हो चुकी है, उनको आपको ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। अगर वो फिटनेस उनकी ठीक है तो रखिए, नहीं तो वो स्क्रैप कर दिए जाएंगे और ये एक वॉलंटरी स्कीम बनाई जाएगी सो दैट लोग अपने आप आए और उसके कारण हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो कम लेवल पे जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेन थिंग ऑफ द बजट। डायरेक्ट टैक्स की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने पार्ट ए की तो बात कर ली जिसमें 6 पिलर्स थे। अब पार्ट बी पे भी आ जाओ। पार्ट बी किसको डेडिकेटेड है? टैक्सेशन को। टैक्सेशन, सो टैक्सेशन में हमको क्या देखने को मिला? डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स स्लैब्स थी वो उसको चेंज नहीं किया गया, वैसा ही रखा गया है। बट जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मींस जो मोर देन एंड इक्वल टू 75 ईयर ओल्ड हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन्स हु ओनली हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। जिनके पास सिर्फ पेंशन आती है या उनके पास जो मनी है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उनको अब आईटीआर फाइल करने से छूट दे दी गई है। ये एक टैक्सेशन में बदलाव है, इसके अलावा बाकी कोई भी बदलाव नहीं है। जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हम टैक्स स्लैब देख लेते हैं कितनी रखी गई है। दिस इज द टैक्स स्लैब जो पहले थी, मींस अप टू 2.5 लाख इट इज नील, फ्रॉम 2.5 to 5 lakh it is 5% इनकम टैक्स पे करना है, 5 lakh to 7 lakh 50,000 it is 10%, from 750 to 10 lakh it is 15%, from 10 to 1250 it is 20%, from 1250 to 15 lakh it is 25%, and above 15% कितना आता है? 30%। so this is the tax slab, ये हमको एक ध्यान रखनी है टैक्स स्लैब। It is unchanged, so this is about the budget। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी भी बनाई है फॉर टैक्स पेयर्स विद अ टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख रुपीस एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू 10 लाख रुपीस टू इंश्योर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और न्यू इनिशिएटिव लिया है जिसके कारण करप्शन कम होगा, मींस फेसलेस आईटीएटी। Establish a national faceless income tax appellate tribunal center. All communication between the tribunal and appellant should be electronic, so that जो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके इधर साइड में जो टैक्स अथॉरिटीज है वो भी नहीं जानती है कि जो कौन अपील कर, यहाँ पे कौन पर्सन है, यहाँ पे कौन पर्सन है, ना तो ये बंदा जानेगा और ना ही ये बंदा जानेगा। ठीक है, सो इसके कारण होगा क्या? करप्शन नहीं होगा। सो फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। एंड फर्दर टू इंश्योर फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, इट रिप्लेसिंग द अथॉरिटी फॉर एडवांस ruling with a board for advance ruling and provide appeal against the order of such board to the high court। okay, so that delay ना हो। डिले नहीं होगा तो जल्दी से जो केस होंगे तारीख पे तारीख वो चीज नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूनियन बजट एंड थैंक यू। और अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम? कोपल मिश्रा, हनीश टूडी, सुमित शर्मा, सुरेंद्र सोनी, कुशाल, थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो चलेगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आए होंगे, बिकॉज हमारे पास अभी बेसिक चीज ही हमें नहीं पता है। सो जो मेजर मेरा अभी इस चीज को बताने का मेन मोटिव बस इतना है कि किस तरीके से हमें अपना बजट को पढ़ना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोपल मिश्रा, does the government also proposes ways in which to decrease capital receipts and increase revenue receipts in the budget? Yes, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स किस तरीके से हमारे व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीट, इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। हमेशा फोकस हमेशा किस चीज पे रहेगा? गवर्नमेंट का एक आइडियल नॉर्म है, हमारा भी एक आइडियल नॉर्म है कि भाई मेरी अगर इनकम 100 रुपीज है तो मैं 100 रुपीज के अंदर अंदर अपना खर्च कर लूं। बट अगर मुझे अपने सोशल सेक्टर की कुछ स्कीम्स हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ती है मुझे पुअर्स को, तो मुझे डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा।
उसके लिए मैं कैपिटल रिसीट्स भी लेने को तैयार हूँ, और वो कैपिटल रिसीट्स कम से कम हो, ये मेरी हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी। अलग से कोई नया तरीका गवर्नमेंट नहीं लेके आएगी। Does the government also proposes ways in which it will decrease? I hope Kopal Mishra आपका आंसर मिल चुका होगा। Where will you provide slide PDF? I will provide at Telegram channel of EduBridge IAS. और कोई क्वेरी? नो? ठीक है, तो आज का इतना रखते हैं सेशन, और कल सेम टाइम हम इकोनॉमिक सर्वे पे भी डिस्कशन करेंगे। वहां पे भी मेरा मोटिव यही होगा कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को हमें पढ़ना चाहिए एंड व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली जो बजट हमने आज पढ़ा है ये किसके लिए है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ठीक, अब इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट ईयर आएगा 31 और 30 जनवरी 2021 को। उसमें ये जो बजट अभी हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है, उसमें कितना गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था, कितना इतना अमाउंट हम खर्च करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो कितना खर्च हुआ है और कितना उसमें व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, वो चीज इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ते हैं। और उसके यूज से हमें पता चलता है कि अब हमको और क्या एरिया पे फोकस करना चाहिए, सो दैट हम अपने ग्रोथ को एक डिजायर्ड वे में लेके जा सके। हमारा जो डेवलपमेंट है, इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी सस्टेनेबल। हमारा मेन एम यही होता है। ठीक है, तो इसके बाद कल हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गुड बाय एंड थैंक यू।